तो कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी। अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है दोस्त, अभी अभी जस्ट मैंने माइक ऑन किया है। आप सही समय पे हैं। आवाज और क्या आप बोर्ड को सही से देख पा रहे हैं? इस पे जो लिखा हुआ है क्या वो पढ़ पा रहे हैं आप लोग? कल से अच्छी आवाज आ रही है। सलीम खान जी। क्या पढ़ाओगे भाई? ये तो देखो, पता नहीं क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ तो करेंगे। जी। तो आप सबको पता होगा कि नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है सिर्फ स्टैटिक जीके के लिए। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि स्टैटिक जीके क्या होती है, ठीक है। आम तौर पे जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर करवाते हुए नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें अलग होती है, फैक्ट होते हैं, उन्हीं को स्टैटिक जीके बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो हिस्ट्री में करवाई जाएंगी वो चीज़ें भी, लेकिन उनको सेपरेट निकाल करके, अलग से बना करके, फिर उनको स्टैटिक जीके मानते हैं हम, ठीक है। और हर बुक में अलग से चैप्टर भी होता है स्टैटिक जीके का, बहुत सारे टॉपिक भी होते हैं, जितने बुक्स में होते हैं उनसे ज़्यादा टॉपिक आपको हम लाइव करवाएंगे इस कोर्स में। और फीस आप सबको पता ही है, सिर्फ 11 रुपये। जी। तो ब्राइटनेस ज़्यादा करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ लिखा नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? आज साउंड बढ़िया है, अच्छा। आज बढ़िया है, चलो ये भी सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब साथ में चले। बात नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, चाहे मैं उसमें करवा दूँ, पॉलिटिक्स है, फ्रेंच में करवा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा। एक बार नेक्स्ट देखना आप, जो है दिखेगा क्या? दिखेगा जी। तो हाँ जी, करेंगे, बुक भी लॉन्च करेंगे। चलिए जी फिर। देखो दोस्तों, स्टैटिक सिक्के में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री का ही, इम्पोर्टेंट बैटल्स, भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध। क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री सुनते हैं सबसे पहले मन में हमारी लड़ाई आती है, तो क्यों ना हम लड़ाइयों से ही शुरुआत करें, क्योंकि हिस्ट्री की पहचान ही युद्ध है, ठीक है। युद्ध के बिना हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। युद्ध और डेट, ठीक है। एक टॉपिक अलग से मैं डेट का भी करवाऊंगा स्टैटिक जीके में, इंपॉर्टेंट डेट्स। इंडियन हिस्ट्री में जितनी भी डेट होंगी आपकी, जैसे कोई बुक है कोई भी, मान लो उस बुक में मान लो 20, 25, 30, 35 जितनी भी डेट दे रखी है, मैं आप लोगों को 200 के लगभग डेट करवाऊंगा। उनसे बाहर आज तक कोई डेट आई नहीं होगी, ठीक है। और उन्हीं में से आएंगी सारी की सारी। तो पहले हम भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध पढ़ते हैं। ये प्रमुख युद्ध के हम दो जो है पार्ट लेकर के आएंगे। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, देखिए जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए जी। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है जी, हाइडेस्पेस का युद्ध, ठीक है। एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को पता है इसके बारे में। कितने लोग जानते हैं इस युद्ध के बारे में? अलग से नोट्स बनाइए जी साहब आप लोग, स्टैटिक जीके के। वेरी गुड। फर्स्ट टाइम सुना है ना? चलो, हाँ, जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना है उन्हीं के लिए आया हूं मैं बस। देखो जी, चलो अब इसको समझ लो कि क्या है ये। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को,
ये इंपॉर्टेंट युद्ध का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ युद्ध, ये डेट है, इन दो बंदों के बीच हुआ, ये जीत गया, बस बात खत्म। हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको, किस युद्ध में कौन कौन होता है, क्या वजह होती है इस युद्ध के पीछे, और फाइनल बात ये कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। ठीक है, सिर्फ युद्ध नहीं, उसके आसपास के एरिया से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले लिखा हुआ है हाइडेस्पीस का युद्ध। एक बार हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या है ये। देखिए जी, भारत में, देखो अगर व्हाइट बोर्ड की बात होती तो मैप अच्छा बनता, फिर भी मैप पे ना जाएं आप लोग। भारत में एक समय चल रहा था महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल का मतलब यह है कि भारत उस समय 16 बड़े राज्यों में बट गया था, और वो 16 राज्य ही कहलाए थे 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली था, और मगध पे 3 वंश राज कर चुके थे, और तीसरा वंश था नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। तो बात है उस समय की जब 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, और मगध का राजा था धनानंद। धनानंद बहुत अहंकारी शासक था, क्योंकि ये सबसे बड़े राज्य का राजा था। इसी समय एक राज्य यहां पे था गांधार। मैं राज्य इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इनके लिए इस्तेमाल होगा महाजनपद। महाजनपद ही एक राज्य होता है। उस समय भारत में 16 राज्य थे। देखिए जी, गांधार में आचार्य जी थे चाणक्य, और चाणक्य को ही हम कौटिल्य बोलते हैं या फिर विष्णुगुप्त बोलते हैं। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। अब देखो जी, युद्ध तो ये बाद में होगा, युद्ध से पहले बहुत सारी चीजें आपके सामने हो रही है जी। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, ये सारे के सारे क्वेश्चंस है। आप ये मत समझें कि मैं ये कहानी बनाने के बाद जो युद्ध बताऊंगा बस वो युद्ध आपके काम का होगा। एक एक बात आपके काम की है। एक युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने कवर होंगे। ठीक है, देखिए जी, पहले मैं ये युद्ध करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। आप कमेंट करने की वो नहीं है। देखिए जी, विष्णुगुप्त को आभास हो चुका था, क्योंकि बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, कि यूनान से एक व्यक्ति जिसका नाम है सिकंदर पूर्वी देशों की ओर बढ़ चुका है जीतने के लिए, क्योंकि वो दुनिया को जीतना चाहता था। तब चाणक्य चाहते थे कि सिकंदर भारत में एंट्री ना कर पाए, इसलिए चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचे थे। धनानंद के दरबार में पहुंचे, उनको बात बताई कि आप जो है हिंदकुश पहाड़ी के पार का एरिया जो है उसको सेव कर दीजिए, अपनी सेनाओं को भेज दीजिए, हाथियों को भेज दीजिए, ताकि सिकंदर भारत में एंट्री कर ना पाए। तब चाणक्य का अपमान कर दिया था धनानंद ने। वो अपमान वाली बातें हम मौर्य वंश में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की जो हमारी क्लासेस चल रही है हमारे बैच में। देखिए जी, तो चाणक्य वापिस आ गए थे, और चाणक्य एक लड़के की तलाश में जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी तलाश करके और इनको मगध का राजा बनाने की सोच लेते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उस समय 15 साल के थे लगभग, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ के मगध के जंगलों से गांधार ले गए। इनको वहां पे एजुकेशन देनी शुरू कर दी, राजनीति सिखानी शुरू कर दी, लेकिन तब तक सिकंदर का अटैक हो गया। इधर धनानंद टेंशन फ्री था, क्योंकि बहुत बड़े राज्य का राजा था। इधर चाणक्य को टेंशन थी कि सिकंदर हमला करेगा, लेकिन वो सिकंदर के खिलाफ और मगध के राजा के खिलाफ, दोनों के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहे थे। लेकिन सिकंदर जो है अटैक कर देता है। इन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं, और सिकंदर ने भारत पे अटैक कर दिया 326 बीसी में। देखते ही देखते सिकंदर सिंधु नदी को पार कर गया। देखते ही देखते सिकंदर झेलम नदी के किनारे पहुंचा जी। झेलम नदी, ये है जी झेलम नदी। सिकंदर झेलम नदी के किनारे पहुंच गया। उस समय पंजाब के एरिया में एक राजा था जिसका नाम था पोरस। तब पोरस ने हिम्मत दिखाई थी कि मैं सिकंदर को रोक लूंगा। हालांकि धनानंद तो सेफ था, धनानंद के पास सेना बहुत है,
बहुत बड़े राज्य का राजा है, लेकिन इसने किसी की सहायता नहीं की उस समय। पोरस ने सोचा कि मैं रोक लूंगा। एक्चुअल पोरस अपने राज्य को बचाने के लिए उसको रोक रहा था, उसको देश की चिंता नहीं है, वो सिर्फ पंजाब को बचाने के लिए सिकंदर को रोक रहा था। तब पोरस और सिकंदर दोनों आपस में भिड़ गए, क्योंकि झेलम नदी के किनारे तक पहुंचा था, तो इन दोनों के बीच झेलम के किनारे एक युद्ध हुआ। अब क्योंकि झेलम के किनारे हुआ है, तो झेलम का उस समय एक नाम था वितिस्ता। संस्कृत भाषा में झेलम नदी को वितिस्ता कहा जाता है जी। संस्कृत में झेलम को हम वितिस्ता कहेंगे। और क्योंकि सिकंदर है यूनानी, तो यूनानियों की भाषा में झेलम नदी का नाम है हाइडेस्पिज, इसलिए इस युद्ध का नाम हुआ वितिस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, या फिर हाइडेस्पिज का युद्ध। यह युद्ध किस किस के बीच होगा? एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ पोरस। ठीक है, पंजाब का राजा पोरस। इस युद्ध में पोरस जो है वो हार गया, सिकंदर ने यह युद्ध जीत लिया। यह युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, क्योंकि सिकंदर का अटैक 326 में होता है। ठीक है, इस युद्ध में सिकंदर जीत तो गया, लेकिन सिकंदर आगे बढ़ गया जी। आगे बढ़ा तो वो पहुंचा व्यास नदी तक। सिकंदर की सेनाएं झेलम को पार करके पंजाब को जीत के आगे जब व्यास नदी तक पहुंची, तो सिकंदर की सेना मना कर देती है। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना के पास लॉजिक बहुत सारे थे। एक तो इतने दिनों से वो लोग चल रहे थे, कब यूनान से चलवाया, टाइम पे सैलरी भी नहीं दी होगी सिकंदर ने, भूखे मर रहे थे वो लोग, थके हुए थे वो लोग, और भारत का माहौल उनके अनुकूल नहीं था, यानी कि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु उनको हिसाब से जच नहीं रही थी। दूसरा, व्यास नदी में पानी बहुत गहरा था। सिकंदर का एक क्राइटेरिया था, सिकंदर हमेशा मानसून से पहले चलता था। अब ये हिसाब लगा के चलता, लेकिन यहां इस युद्ध में वो इतना बिजी हो गया कि मानसून आ चुका था और उसके बाद व्यास नदी में पानी ज्यादा था। व्यास नदी को पार करने की हिम्मत नहीं थी, और कुछ डर था व्यास के पार धनानंद की सेना का। तब सिकंदर की सेना हथियार डाल देती है। ऐसा इतिहास में 2 बार होता है, एक बार सिकंदर की सेना मना करती है, और एक बार बाबर की सेना भी मना करती है राणा सांगा के खिलाफ जाने को। लेकिन बाबर तो सैनिकों को मना लेगा, सिकंदर सैनिकों को मना नहीं पाया। व्यास नदी से ही सिकंदर वापस लौट गया जी। और देखो, ये यहां पे 3 क्वेश्चन निकल करके सामने आए। सिकंदर किस नदी को पार नहीं कर पाया था? व्यास। सिकंदर की सेना कहां से लौट गई? व्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से। और सिकंदर कहां तक पहुंच पाया था? व्यास। देखो, 3 क्वेश्चन बड़े अलग से। सिकंदर की सेना किस नदी को पार नहीं कर पाई थी? व्यास। सिकंदर कहां से लौट गया? व्यास। सिकंदर कहां तक पहुंचा था? व्यास। अभी जो पिछला सीजन था ना केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन 2 करोड़ के लिए पूछा था, सिकंदर की सेनाएं किस नदी तक पहुंची थी। आप लोग सोचिए, सिर्फ 11 रुपए में आपको मैं करोड़ों रुपए के क्वेश्चन करवा रहा हूं। बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, अब सिर्फ एक हाइडेस्पिज के युद्ध से हम लोगों को पूरा बैकग्राउंड याद हो गया। अगर डायरेक्ट मैं आप लोगों को यह बताता ना 326 पोरस सिकंदर, कुछ याद नहीं रहता। आपको पूरी की पूरी कहानी याद है, यह युद्ध आपको हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में कमेंट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। आप आज आपका भी जी लगेगा, देखिए। हाँ जी, ये चाणक्य को जो अपमान किया था वो सब हम बताएंगे। अभी स्टार्ट हुई है क्लास, और ये पहला ही युद्ध मैंने करवाया है। ठीक है, पहले युद्ध को हमने इतना डिटेल में पढ़ लिया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे। अब यहाँ युद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ युद्ध और किस किस के बीच में हुआ, सारी बातें हम पढ़ेंगे तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे हमारे। ठीक है, पूछ लिया जाए मान लो झेलम का पुराना नाम क्या है, ये सब भी आ सकता है। फाइनली जीता कौन था? सिकंदर। कुछ टाइम बाद कोई नहीं भूलेगा साहब इनको। तो अच्छे से समझ में आ गया?
आप लोग सिर्फ एक बार ये बता दीजिए, क्या ये समझ में आ चुका है? नोट्स फॉर्म में किस तरह राइट करें, ये अच्छा सवाल है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि युद्ध के बारे में, उसका बैकग्राउंड, मतलब एक्चुअली जीएस के नोट्स कभी भी आप पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे ना, वो नोट्स आपकी तैयारी कभी नहीं करवाएंगे। जीएस में मान लो आपने ये लिखा पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, कभी भी पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने से आपको जीएस में तैयारी नहीं होगी, ये बात समझ लीजिए। अब मैं एक जीएस का टीचर हूं, पिछले 5-6 साल से मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इस बात का भी पता है कि कैसे जीएस याद हो सकती है। जीएस के नोट्स जब तक आप कलाकृतियां नहीं करोगे ना, जब तक आप अपनी आर्ट नहीं बिखेरोगे ना, कि राजा है राजा को बना लो, मैप को बना लो, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करोगे ना, तब तक नोट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए जी, अब हम चलते हैं अगले युद्ध की तरफ। ठीक है, जो लोग बाद में जुड़े हैं, ये वीडियो लास्ट तक रहेगी, 2-3 दिन बाद भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम देखते हैं अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। हाइडेस्पेस का युद्ध हो चुका है सिकंदर और पोरस के बीच। अगला युद्ध है जी हमारे सामने कलिंग का युद्ध। ठीक है, अब हम कलिंग की बात करते हैं। अब कमेंट ना आए, मैं युद्ध पे चल रहा हूं। देखिए जी, देखो, सिकंदर के हमले के बाद भारत में मौर्य वंश शुरू हो चुका था। भारत में एक नया वंश आ चुका था, मौर्य वंश। और मौर्य वंश 322 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक चला था। ठीक है, देखिए जी, मौर्य वंश का पहला शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम इस युद्ध पे पहुंच रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व से लेके 297 ईस्वी पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट तक राज किया था। दूसरा शासक बना था बिंदुसार। बिंदुसार ने 297 से लेके 273 ईस्वी पूर्व तक राज किया था। और तीसरा शासक बना था अशोक। अशोक ने 269 बीसी से लेके, यानी 269 ईस्वी पूर्व से लेके 232 तक राज किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, पहली बात तो ये बिफोर क्राइस्ट उल्टे चलेंगे, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये 297 में है तो अगला राजा ठीक है 297 में बन गया, लेकिन अगर बिंदुसार की डेथ 273 में हो गई तो अगले राजा को बनने में 4 साल कैसे लग गए? क्या 4 साल तक बीच में किसी और ने राज किया था? नहीं, यहां पे ये बात है कि बिंदुसार की डेथ 273 बीसी में जब हुई तो जी बिंदुसार के 101 लड़के थे, 101 लड़के, और अशोक उन्हीं में से एक था। तो अशोक ने कसम खा ली थी कि गद्दी पे जब बैठूंगा, जब मैं अपने भाइयों को निपटा दूंगा। यहां 4 साल का गैप इसलिए है क्योंकि 4 साल तक गृह युद्ध चला था जी। और गृह युद्ध में अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है। अशोक ने 4 साल के गृह युद्ध में अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। उसके बाद अशोक गद्दी पे बैठा था, यानी कि अशोक को गद्दी पे बैठने के लिए 4 साल का समय मिला था। अब 269 बीसी में जब अशोक गद्दी पे बैठा तो अशोक ने विस्तार करना शुरू कर दिया जी। अशोक ने सिर्फ विस्तार पे ध्यान दिया। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? एक बार देख लीजिए, दोबारा बताता हूं। जब भारत में सिकंदर का हमला हुआ था, उसके बाद मौर्य जा चुके थे, सॉरी यूनानी जा चुके थे। उसके बाद भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश 322 से लेकर 185 ईस्वी तक चलेगा जी। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक है, 322 से 297 बीसी तक राज करेगा। बिंदुसार दूसरा शासक है, 297 से 273 तक। लेकिन अगला शासक 273 की बजाय 4 साल बाद 269 में गद्दी पे बैठता है, मतलब 4 साल का गैप है। 4 साल में अशोक ने अपने 99 भाइयों को निपटाया था। अशोक टाइम निकालता है,
4 साल तक गृह युद्ध चलता है, 273 से लेके 269 तक, क्योंकि हम माइनस करेंगे। 4 साल तक गृह युद्ध चले। इस गृह युद्ध में अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी और राजा बन गया जी, विस्तार करना शुरू कर देता है। अब देखो, राजा बनते ही अशोक के मन में सिर्फ एक बात थी, विस्तार, मुझे अपने एम्पायर को बढ़ाना है। और अशोक के समय में भारत जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, इधर बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक, ये पूरा का पूरा एरिया अशोक के समय में भारत में सम्मिलित था जी, मौर्य वंश में सम्मिलित था। अब देखो, जो अशोक गद्दी पे बैठने से पहले इतना बड़ा कांड कर सकता है, अपने सगे 99 भाइयों को मार सकता है, तो वो विस्तार करने के लिए कैसी पॉलिसी अपनाएगा? अशोक ने विस्तार करने के लिए वार पॉलिसी अपनाई, मतलब युद्ध नीति अपनाई। अशोक ने विस्तार करने के लिए सिर्फ युद्ध नीति अपनाई, और युद्ध नीति के चलते अशोक धीरे धीरे पूरे एरिया को मौर्य सल्तनत में शामिल कर लेता है, मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लेता है। लेकिन अशोक को अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद पता लगता है कि एक एरिया अभी भी हमारे अधीन नहीं आया जी, और वो था कलिंग। अशोक को अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद पता लगा कि कलिंग के लोगों ने स्वाधीनता स्वीकार नहीं की है, और कलिंग उड़ीसा में पड़ता है जी। उड़ीसा वाला जो इलाका है, इसी को कलिंग बोलते थे उस समय, यहां पे, और मगध यहां पे ऊपर। तो अशोक ने सोचा कि मैं यहां से लेकर के अफगानिस्तान तक सारा एरिया अपने कब्जे में ले सकता हूं, और ये मेरे बगल में कलिंग, इसने स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय कलिंग का राजा था अनंत। ये बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे कि कलिंग का राजा उस समय कौन था, अनंत। तो अशोक इस बात को सीरियसली ले गया कि मैंने अपने सगे 99 भाइयों को नहीं छोड़ा, और ये कलिंग के लोगों ने स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया। अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद अशोक कलिंग पे अटैक करता है जी। अशोक ने कलिंग पे अटैक कर दिया। अब राज्याभिषेक के 8 साल बाद का मतलब है 261 BC। 269 में अशोक ने गद्दी संभाली थी, 8 साल बाद कलिंग पे अटैक किया। 261 BC में कलिंग पे अटैक कर देता है जी। और इस कलिंग अटैक में ऐसा नहीं है कि युद्ध में तो आमने सामने की बात होती है, एक बंदा उधर से एक बंदा उधर से, यह ऐसा कुछ नहीं है। अशोक ने डायरेक्ट आदेश दे दिया कि कलिंग के लोगों को माफ नहीं करना, बच्चा बूढ़ा जवान महिला पुरुष जो भी दिखे सबको मार दो। तब कलिंग अटैक पे अशोक ने 1 लाख लोगों की हत्या की और करीब 1.5 लाख लोग घायल हुए। तो टोटल 2.5 लाख लोगों को ठेस पहुंची थी जी। कलिंग युद्ध में अशोक ने 2.5 लाख लोगों को ठेस पहुंचाई है। मतलब जब अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद इसको पता लगा कि अब कलिंग ने स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया, कलिंग पे अटैक करके 261 BC में अशोक ने कलिंग पे अटैक किया। 261 BC में 271 ईस्वी पूर्व में, यानी ये युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में होगा जी, ठीक है। 261 BC में ये युद्ध होगा। एक्चुअल में ये युद्ध नहीं है, एक्चुअल में हम इसको युद्ध नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे नरसंहार। आप इसको कलिंग का नरसंहार यानी कि जेनोसाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कलिंग युद्ध अशोक ने किया था। डायरेक्ट अशोक का ही नाम आएगा, ये नहीं आएगा। किस किस के बीच हुआ अगर आ भी जाए तो भैया अनंत नाम का ये राजा था उस समय कलिंग पे, ठीक है। अशोक ने करीब करीब 1 लाख लोगों की हत्या की थी और 1.5 लाख लोगों को घायल किया था। इस युद्ध के बाद जब अशोक ने वहां का वर्णन देखा ना, तो कलिंग से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बुलाया कि भाई देखो तुमने क्या कर दिया। तब अशोक ने जब कलिंग को देखा ना, तो कलिंग उस समय लाल दिखाई दे रहा था। अशोक ने देखा कि कलिंग की गलियों में कीचड़ ही कीचड़ था, और वो कीचड़ लोगों के खून और मांस से मिलके बना था। ऐसे हालात कलिंग के कर दिए थे अशोक ने। तब अशोक उपगुप्त के पांव में गिर गया जी, और अशोक ने कहा अब कोई मुझे सॉल्यूशन बताओ, ये तो मेरे से गलती हो गई। तब उपगुप्त ने कहा कि बौद्ध धर्म अपना लो, हम तुम्हें बचा देंगे।
उपगुप्त के कहने पे अशोक हृदय परिवर्तन हो जाता है जी इसका, और बौद्ध धर्म अपना लेता है। इस कलिंग अटैक के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये क्वेश्चन आता है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त। ध्यान रहे, अशोक की जो विस्तार करने की नीति थी ना, कि विस्तार करेंगे वार नीति से, अब वार करने की नीति प्रचार करने की नीति हो जाएगी। अशोक युद्ध नीति छोड़ के एक नई नीति अपनाता है, प्रचार करने की नीति, उसको धम्म नीति बोलते हैं जी। अशोक ने प्रचार करना शुरू कर दिया था, अब युद्ध नहीं होगा, अब प्रचार होगा। तो कलिंग युद्ध से जुड़ी हुई सारी घटनाएं हैं। कलिंग युद्ध से पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, फिर वो गद्दी पे बैठा, फिर कलिंग पे अटैक किया। अनंत नाम का राजा था, उसके ऊपर वहां पे अटैक किया, 1 लाख लोगों की हत्या की, 1.5 लाख को घायल किया। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने कहा आज से युद्ध नीति बंद, धम्म नीति शुरू। धम्म का मतलब प्रचार करना। यह था कलिंग का युद्ध। इसके बारे में कमेंट कीजिए जी। नहीं जी बॉबी साहब, 269 से 8 वर्ष बाद यहां आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट चल रहा है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये है साहब, ईसा मसीह जो थे ना, जीसस, उनके जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, माइनस करने पड़ेंगे। मतलब इनके जन्म से 10 साल पहले, इनके जन्म से 5 साल पहले, ठीक है। मान लो इनके जन्म से 10 साल पहले कोई घटना घटी है, 5 साल पहले कोई घटना घटी है, तो पहले कौन सी घटी है? 10, फिर बाद में 5 आया है, तो ऐसे माइनस करने पड़ेंगे। और जो अभी चल रहा है ना वो एडी है, वो प्लस करने पड़ेंगे। आप ये मेरी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, मैं जो इसी चैनल पे डाल रखी है, पहली वीडियो में ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार इसके बारे में बताइए जी। अशोक के स्तंभ जो है अफगानिस्तान में मिले हैं, भारत में मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं। अशोक के स्तंभ वाला जो चैप्टर है ना साहब, वो तो आपको हिस्ट्री में ही करवाया जाएगा। कलिंग युद्ध के तुरंत बाद, समुद्रगुप्त का इससे कोई संबंध नहीं है, समुद्रगुप्त गुप्त काल में आएगा जी। विस्तार, अशोक का विस्तार, एडी का मतलब होता है जी एनोडोमिनी। अशोक का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, बंगाल से लेके अफगानिस्तान, जो भाई बच गया था उसका नाम नहीं है जी किसी भी बुक में। कलिंग युद्ध के बाद राजा तो अशोक ही रहा, राजगद्दी नहीं छोड़ी। 232 तक राज करेगा ना, बताया मैंने, 232 ईस्वी पूर्व तक राज करेगा। लेकिन अशोक का तरीका बदल गया, वो राजा बन के प्रचार करेगा, बस बौद्ध धर्म के गुण गाएगा, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गया सबको? इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताइए जी। नहीं जी, ऐसा है, मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी डेट बिफोर क्राइस्ट में है ना, उनमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। 10 किताब होंगी, 10 के 10 अलग अलग बताएंगे, ठीक है। लेकिन किसी युद्ध की डेट जो है चेंज नहीं होगी, युद्ध की सेम रहेगी। अशोक के पापा जी कौन थे? बिंदुसार का बेटा था जी अशोक। पूछना है और? ये मैं आप लोगों को अशोक का कार्यकाल नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोगों को अशोक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कलिंग युद्ध बताया, और कलिंग युद्ध से संबंधित जो होगा वो बताया मैंने। अशोक को तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कि अशोक अपने बच्चों को भेजेगा, वो पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों को ऐसे नहीं मिलेगी स्टैटिक जीके में। आप लोग अगर कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर चुके हो तो वो तो है ही, अदरवाइज भविष्य में और भी एचएसएससी के बैच स्टार्ट होंगे तो उनमें पूरा का पूरा मसाला आपको मिलेगा, उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। और जो चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि हमें हिस्ट्री या फिर बाकी क्लासेस भी अब अच्छे लग रही है, तो वो हमारा पिछला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, 299 रुपए फीस है केवल।
नहीं जी, बड़े भाई से प्रभावित होकर नहीं, अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर के। उपगुप्त ने शिक्षा दी थी अशोक को। अशोक ने प्रचार नीति कलिंग युद्ध के बाद अपनाई थी। यहां डेट इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट होगा कौन सी घटना के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग एक युद्ध नहीं है, कलिंग एक नरसंहार था बस। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अब चलिए जी नेक्स्ट। देखिए जी, अगला युद्ध है हमारा रावर का युद्ध। ठीक है, देखो रावर के युद्ध का एक और नाम है, रावर के युद्ध को रागौर ब्राह्मणवास का युद्ध भी कह सकते हैं। रागौर ब्राह्मणवास, रावर के युद्ध को रागौर ब्राह्मणवास का युद्ध भी कह सकते हैं। और यह युद्ध होगा 712 ईस्वी में। अब हम ईस्वी में आ चुके हैं। रावर के युद्ध को रागौर ब्राह्मणवास का युद्ध कहा जा सकता है जी, क्योंकि रावर एक जगह है, रागौर ब्राह्मणवास एक जगह है सिंध में। ठीक है, देखो जी, तो बात है उस जमाने की। प्राचीन काल में जब हर्षवर्धन यहां पे राज कर रहा था जी, जब हर्षवर्धन का साम्राज्य था भारत में, उत्तर भारत में, और हर्षवर्धन 647 ईस्वी में जब इसकी डेथ हो गई थी, तो इसके मरने के बाद भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया था। उस समय तक भारत को गोल्डन बर्ड या फिर सोने की चिड़िया भी कहा जा सकता था। अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया था। तो हर्षवर्धन को इतिहास में आखिरी हिंदू शासक कहा जाता है जी। आखिरी हिंदू शासक कौन होगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को आखिरी हिंदू शासक कहा जाता है जी। हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरा भारत टुकड़ों में बट गया था, और इन टुकड़ों पे अब अटैक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। तब मुसलमानों ने अटैक शुरू कर दिए थे। अरब के खलीफा ने, अरब एक देश है, अरब के खलीफा थे मंसूर हजाज। मंसूर हजाज ने अपने एक सिपाही मोहम्मद बिन कासिम, इसको भारत की तरफ रवाना कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम गया, क्योंकि यहां बिखरा हुआ था सिस्टम। जाकर के जब इसने अटैक किया तो पहला राज्य था सिंध, जहां इसने अटैक किया। और सिंध का राजा था उस समय दाहिर। तो कासिम ने जब सिंध पे अटैक किया, तो सिंध में एक गांव है रावर, जिसको रागौर ब्राह्मणवास भी बोलते हैं। उस गांव में इन दोनों के बीच, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच 712 में एक युद्ध हुआ। इसी को बोलते हैं जी रावर का युद्ध। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ वो कहलाया रावर का युद्ध। इस युद्ध में दाहिर की हार हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था। युद्ध तो ये है, लेकिन इस युद्ध का परिणाम यह है कि भारत में मुस्लिम दाखिल हो चुके थे जी। मुसलमानों की एंट्री इसी युद्ध के बाद हुई थी। भारत में मुसलमानों ने जजिया कर लागू कर दिया था जी। और जजिया एक ऐसा कर है जो कि गैर मुस्लिम कर है, जो मुसलमान नहीं है वो टैक्स देंगे। ठीक है, जजिया पहली दफा इसी ने लागू किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने इस युद्ध में लागू किया था। ठीक है, देखो जजिया के बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं अलग से। जजिया, अगर हम जजिया की बात करें तो जजिया पहली बार 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया। कहां?
जजिया के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा दोबारा एक बार, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से चला गया था, ठीक है। एक बार ये बताइए कि क्या रावर का युद्ध आप लोगों को समझ में आ गया? 1562 में नहीं करता अमित, 1564 में बंद कर देगा इसको। आज 14 क्लास, हाँ बिल्कुल हो सकती है क्लास। चलो मैं एक बार आप लोगों को जजिया के बारे में बता देता हूं। जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनको मैं एक बार जजिया टेक्स्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए जी, जजिया के बारे में है ना, क्वेश्चंस आते हैं कि जजिया पहली बार किसने लागू किया। मतलब ये पहली बार शब्द ना भी मेंशन कर, लेकिन ये पूछ लिया कि जजिया किसने लागू किया था। उसके बाद ब्राह्मणों पर किसने लागू किया, ये भी क्वेश्चन आता है स्पेशल। एक क्वेश्चन आता है जजिया बंद किसने कर दिया। अब अगर बंद हो गया तो जजिया दोबारा किसने लागू किया था, ये भी आता है। और जजिया आखिरी बार बंद किसने करवा दिया था, अंतिम रूप से बैन करवा दिया था। जजिया के बारे में ये क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जजिया कैसा करे, नॉन मुस्लिम। जजिया एक नॉन मुस्लिम टैक्स है, ठीक है। देखो जजिया पहली बार लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। ब्राह्मणों पे लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसको आप स्टैटिक का ही पार्ट मान लें, जजिया अलग से करवा रहा हूं जो मैं, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री में पढ़ते हैं लेकिन स्टैटिक में भी आता है ये। जजिया को बंद करवाया था अकबर ने, और इसके लिए डेट भी पूछी जाती है 1564 में। दोबारा लागू करवाया था औरंगजेब ने। जजिया बंद करवा दिया था अकबर ने, दोबारा लागू करवाया औरंगजेब ने, और इसके लिए भी डेट पूछी जाती है, लेकिन इसके लिए डेट दो दी होती है। कोई 1669 बोलता है, कोई 1679 बोलता है। मैं क्या बोलता हूं, 69। आप क्या मानेंगे, 69। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है, ठीक है। उसके बाद आखिरी बार बंद हुआ था रंगीला के समय में। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आखिरी बार बंद हुआ था। इसके लिए भी कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जजिया के बारे में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं जी। मुझे पता था 79 लिखोगे, लूसेंट पढ़ने वाले 79 लिखते हैं, और ये 15 नहीं है, 16 आएगा। दोनों ही मानी जाती हैं, लेकिन 69 सही आंसर है इसका, अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो। यहां तक कोई दिक्कत? फिर हम अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे। अगला युद्ध है हमारा पेशावर का युद्ध, ठीक है। देखिए जी, सुमित क्या लिखा आपने, 9। किसका आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा, दोनों ऑप्शन में आ गए तो 69 ऑप्शन में होगा। 69 आंसर मानेंगे आप लोग। अकबर का बचपन का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। आरती शर्मा, हाँ जी, आपका ये कमेंट तो हमें दिखा है। 712 में लागू हुआ था जी जजिया कर। रावर सिंध में पड़ता है साहब। स्टैटिक जीके में सब कुछ होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ होगा।
हाँ, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी आएगी स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके सब में आती है। फिर दिक्कत क्या है कि अब मान लो कोई युद्ध पूछ लिया, अब समस्या ये है कि उसको हम हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं कि भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, ये भी कह सकते हैं स्टैटिक जीके का आया था, स्टैटिक जीके में भी आता है वो। ठीक है जी, थैंक यू रिंकू। हाँ जी, नाउ इन पाकिस्तान। चलिए जी आगे। अब हम देखते हैं जी पेशावर का युद्ध। पेशावर भी पाकिस्तान में ही है जी। भारत में मोहम्मद बिन कासिम के बाद है ना एंट्री शुरू हो चुकी थी मुसलमानों की, और अब लगातार मुस्लिम अटैक भारत में बढ़ते जा रहे थे जी। तो हालात अभी भी ऐसे थे कि भारत विभाजित था, टुकड़ों में बंट चुका था। अब अफगानिस्तान में एक शहर है गजनी। गजनी कहां पे है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक शहर है गजनी, और गजनी का एक राजा बना था 997 से लेके 1030 ईस्वी के बीच गजनी का एक राजा बना था, नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का शासक कब बना था? 997 में। ठीक है, महमूद गजनवी ने राजा बनते ही सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान, सुल्तान का टाइटल धारण किया, और ये टाइटल बगदाद के खलीफाओं से लेकर के आया था। कहां से लाया? बगदाद से। बगदाद इराक में है जी। और बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्की यही था जी। पहला तुर्की मुसलमान जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है वो महमूद गजनवी है। सुल्तान की उपाधि धारण करके अटैक भारत पे करेगा। राजा गजनी का बने, अटैक भारत पे करेगा। इस बंदे ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। इसी का पहला हमला 1001 में जब हुआ, इस बंदे ने जब भारत में पहला अटैक 1001 में किया, उस समय इसका अटैक मुल्तान में हुआ था, और मुल्तान का राजा था जयपाल। तब जयपाल की सेनाओं ने इसको रोकने की कोशिश की थी 1001 में, और ये दोनों जयपाल और महमूद गजनवी दोनों के दोनों पेशावर में भिड़ गए जी। इसको हम पेशावर का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ था। पेशावर में एक्चुअल में प्रॉपर एक गांव है वहां पे, वहिंद। इसको वहिंद का युद्ध भी कहा जाता है जी। वहिंद का युद्ध कहें, पेशावर का युद्ध कहें, एक ही बात है। 1001 में हुआ, एक तरफ महमूद गजनवी, दूसरी तरफ जयपाल। इस युद्ध में जयपाल हार गया जी। अब जयपाल हार गया मतलब जयपाल की अब बेइज्जती हो गई। तब जयपाल ने सुसाइड कर ली थी। किस हिंदू राजा ने महमूद गजनवी से हारने के बाद आत्महत्या कर ली? जयपाल। तो ये 1001 में हुआ था वहिंद का युद्ध। 1001 में हुआ था। ठीक है, बताइए जी इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोगों को? कोई समस्या? हाँ जी, जयपाल तो हार गया था और जयपाल ने सुसाइड भी कर ली। इस युद्ध को महमूद गजनवी जीत गया। क्लास तो 8 बजे से चल रही है साहब। तो आ गया समझ में? अपने बाप की मौत का बदला नहीं लिया, अपने बाप के अपमान का बदला लिया है। क्योंकि महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन जब जयपाल के पास आए थे, जयपाल ने उसको हराया था, मारा नहीं था।
गजनी किसने बसाया था? गजनी अल्प तगीन ने बसाया था जी, अल्प तगीन। और बहुत बड़े बुद्धिजीवी इसको अल्पतगीन बोलते हैं। ये अल्पतगीन है, अल्पतगीन नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को अल्प ज्ञान है वो इसको अल्पतगीन बोलते हैं। यह है अल्पतगीन, इंग्लिश में लिखा जाएगा अल्पतगीन। फाउंडर ऑफ गजनी, गजनी की स्थापना 932 में की थी इसने, 932 ईस्वी में। हाँ जी, महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। कोई दिक्कत? पता लग गया पेशावर या फिर वहिंद के युद्ध के बारे में आप लोगों को? अब देखिए यहां आप लोग ये भी समझिए कि 11 रुपए के बैच में स्टैटिक जीके करवाई जाएगी, बहुत सारे टॉपिक, और एक एक टॉपिक इतना डिटेल में। आपको पता है अगर हम इसका ये हिसाब देखें तो इस बैच की फीस 10,000 रुपए भी कम हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल आप लोगों को सिर्फ 11 रुपए में। महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया। अच्छा, पूरा युद्ध करवा दिया, आपको यही नहीं पता लगा कौन हार गया? उस बंदे ने सुसाइड तक कर ली। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री भारत की पहली महिला शासक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि राज्यश्री ने सिर्फ कन्नौज पे राज किया था, और भारत पे राज करने वाली पहली महिला थी रजिया, और आखिरी भी वही थी, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। हाँ जी, आप लोग एक बात याद रखना, ये मेरी जुबान है, आने वाले समय में लिसो ऐप किसी भी कितने भी बड़े कोर्स की फीस ज्यादा रखने वाले नहीं है। लिसो आप लोगों के लिए सस्ते से सस्ते कोर्स लॉन्च करेगी। जितने भी कोर्स होंगे ना, सबका प्राइस इतना होगा कि आप लोग आसानी से दे पाए। जो लोअर क्लास फैमिली के हैं ना लोग, बिल्कुल गरीब बच्चे हैं ना, वो भी कहेंगे कि ये फीस तो हम दे सकते हैं, इतनी फीस लिसो ऐप रखेगी। ऐसा ही है ना? आखिरी हिंदू मुगल कौन था? अरे वाह, क्या बात है यार, अर्जुन गिल को तो अवार्ड देना चाहिए। आखिरी हिंदू मुगल कौन था? आपने पूछा आखिरी हिंदू, और फिर मुगल कौन था? क्या बात है। महमूद गजनवी राजा कब बना? 997 में, 997 से लेके 1030 तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा अगला युद्ध है जी तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। आप ये चंबे पूछ रहे हो या तांबे पूछ रहे हो? एक बार तो लिख के बताइए कि क्या है, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि क्या है ये। हिंदी में कमेंट कर सकते हो आप, नितेश सैनी जी। आपका क्वेश्चन तो मैंने देख लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने लिखा क्या है। हाँ जी, ये क्लास आप लोग दिन में देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। आखिरी मुगल शासक कौन था? हाँ, ये पूछिएगा। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर, 1857 में कैद कर लिया था, 62 में डेथ हो गई थी काबुल, सॉरी रंगून में। अच्छा, चमड़े के सिक्के है क्या ये? चमड़े के सिक्के निजामुद्दीन भिस्ती ने शुरू किए थे। अब ये चंबे दिखाई दे रहे हैं ना, आप इंग्लिश में लिखते हो तो चमड़े के सिक्के निजामुद्दीन भिस्ती ने हुमायूं के समय में शुरू किए थे। ये क्लास आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम, लंबे समय तक रहने वाली है, ठीक है। देखिए साहब, अब चलते हैं तराइन का पहला युद्ध क्या है ये समझते हैं हम। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, लेकिन इससे पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जी, तराइन का पहला युद्ध, अब वही गजनी जहां से भारत पे अटैक हो रहे थे,
उसी गजनी का राजा 1173 में मोहम्मद गोरी बन चुका था। मोहम्मद गोरी गजनी का राजा बना था 1173 में, और ये 1206 तक राज करेगा गजनी पे। गजनी का राजा बना मोहम्मद गोरी। उस समय भारत में जो चल रहा था वो देख लेते हैं। उस समय दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का शासन था जी। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर में राज कर रहा था जी। उस समय एक राजा कन्नौज में था। कन्नौज का राजा था जयचंद। ध्यान रहे जो पिछले युद्ध में था वो जयपाल था, और यह है जयचंद। तब महमूद गजनवी ने भारत पे हमले करने शुरू कर दिए थे गजनी से। इसने हमले तो 1175 में ही शुरू कर दिए थे, लेकिन ये हार गया। 1178 में किया था, फिर ये हार गया था। अब 1186 में भटिंडा में पहुंच गया था जी। इसने भटिंडा के किले पे कब्जा कर लिया था और भटिंडा यहां पर गया जी। तब भटिंडा से मोहम्मद गोरी ने 16 बार कोशिश की तराइन तक पहुंचने की, क्योंकि भटिंडा से तराइन के रास्ते ही दिल्ली जाया जा सकता था। 16 बार तराइन पे जाने का प्रयास किया, लेकिन 16 के 16 बार मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार गया जी। ठीक है, मोहम्मद गोरी को निराशा हाथ लगी, क्योंकि पृथ्वीराज की सेनाएं पावरफुल थी। तब भटिंडा से तराइन नहीं जा पा रहा था बस ये। लेकिन पृथ्वीराज को लगा कि मैंने 16 बार हराया, इतना बेशरम तो नहीं होगा कि बार बार आएगा। तब भटिंडा से 17वीं बार में 1191 में तराइन पे कब्जा कर लेता है जी। इसने तराइन पे कब्जा कर लिया। तराइन हरियाणा के करनाल में है। भटिंडा, फिर तराइन और फिर दिल्ली। तो भटिंडा से बार बार तराइन पे इसीलिए कब्जा किया जा रहा था जी। तराइन पे कब्जा हुआ तो उधर पृथ्वीराज की सेनाएं भी आ गई। अब ये दोनों का युद्ध होगा आमने सामने। एक तरफ तो मोहम्मद गोरी और सामने है पृथ्वीराज चौहान, PRC मतलब पृथ्वीराज चौहान, और साथ में आ गया कन्नौज का राजा जयचंद। बार बार ये ना पूछें कि जैसी क्या है, जैसी मतलब जयचंद। एक तरफ तो मोहम्मद गोरी, दूसरी तरफ कन्नौज का राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। सब राजपूतों ने मिलकर के मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में बुरी तरह से हराया। इस युद्ध में क्या पूछा था आपने? NTPC का टेस्ट दे रहे थे क्या? आप एक्चुअल पेपर दे रहे थे या फिर कोई बुक में से? देखो साहब, मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिक्के चलवाए थे ना, वो पीतल और तांबे के थे। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वो टोकन मुद्रा हो सकती है। मान लो ये पूछा जाए नकली प्रशिक्षण मतलब, आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, मेरी बात समझ लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ सिक्के ऐसे चलवाए थे जिनको टोकन कहा जाता है। अब टोकन पूछा जाए पित्तल और तांबे के तो मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन चमड़े के तो स्पेसिफिक नाम है जी निजामुद्दीन भिश्ती। ठीक है। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली बार हार, ये भी देख लीजिए। पहली बार हार तो हुई थी 1175 में। अगर पूछा जाए मोहम्मद गोरी को पहली बार किसी राजा ने हराया था तो 1178। 1175 में आम जनता से पिटा था, और 1178 में गुजरात के राजा भीम प्रताप ने हराया था। अगर पूछा जाए मोहम्मद गोरी भारत में पहली बार कब हारा, 75 में। मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किस राजा ने हराया, तो भीम। लेकिन ये अटैक 78 में हुआ था। ठीक है। अब तराइन की पहली लड़ाई में, हालांकि अटैक तो 16 किए थे, 17वां अटैक है, लेकिन पहली बार तराइन में अच्छे से युद्ध हुआ जहां पे दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया गया था जी। इस लड़ाई को पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जीत गए थे। ये थी तराइन की पहली लड़ाई। अब बताइए जी,
पहली बात तो ये कि हिस्ट्री की क्लास नहीं है ये। इसके बारे में बताइए जी, किसी को पूछना है तो कुछ। ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, ये स्टैटिक जीके की क्लास है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तराइन हरियाणा के करनाल में है। और ये ट्रेन नहीं है, तराइन, TAR आएगा। हाँ जी, ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी। भले ही एक युद्ध पे हम कितना ही समय लगाएं, लेकिन मैं चाहता हूं यार एक युद्ध से बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हों। ठीक है, अब तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करेंगे हम। क्या है बुक में 1178? अगर किसी राजा के खिलाफ पूछा है, मैंने तो बता दिया मैंने आपको, किसी राजा ने हराया है तो 1178 में। पूछा जाए मोहम्मद गोरी की भारत में पहली बार हार कब हुई थी, तो फिर ये 1175 है जी। 75 में आम जनता ने इसको भगाया था। फर्स्ट टाइम किस राजा से हरा था, तो भीम प्रताप, गुजरात का राजा। मुझे पता है ये क्वेश्चन मेरे सामने भी आया है। कन्नौज पे तो बाद में अटैक होगा जी, लेकिन ये तराइन के युद्ध में कन्नौज का राजा इसकी सहायता करने आया था। जयचंद से तो हिसाब किताब बाद में होगा, वो युद्ध भी है इसमें। हाँ, क्रेडिट पृथ्वीराज चौहान को दिया जाता है, क्योंकि उस समय मेजर जो राजा था, बड़ा जो राजा था, वो पृथ्वीराज चौहान था, और सहयोगी थे उसके वो लोग। पाटन गुजरात में एक गांव है। क्या डाउट है अंकित आपका इसमें, बताइए एक बार। हो गया ना ये क्लियर? चलो जी, अब हम चलते हैं आगे। अगला युद्ध जी तराइन का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। देखिए जी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। मोहम्मद गोरी जब हार के चला गया था ना तराइन के मैदान से, तराइन के मैदान से मोहम्मद गोरी जब हार के चला गया था, तराइन के इस साइड में पृथ्वीराज है और एक कन्नौज का राजा जयचंद है, और मोहम्मद गोरी तराइन की पहली लड़ाई में जो हार के चला गया था, इसने 1 साल तक मेहनत की। मेहनत करके ये वापस आया अगले साल, यानी तराइन का युद्ध एक बार फिर हुआ। सेम वही जगह है, वही मैदान है, वही लड़ाई है, लड़ने वाले भी वही हैं। एक बार फिर मोहम्मद गोरी दोबारा आ गया जी, पूरे कॉन्फिडेंस में, और यहां पृथ्वीराज चौहान भी पूरे कॉन्फिडेंस में। ये दोनों एक बार फिर 1192 में भिड़े। तराइन की लड़ाई एक बार फिर लड़ी गई थी, एक पहली लड़ाई हुई, एक दूसरी लड़ाई हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है जी। आखिर इतनी जो मेहनत कर रहा था मोहम्मद गोरी, वो सफलता हासिल लगी 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई में। हारने का रीजन ये है, इस बीच जितने भी राजपूत शासकों ने इसका साथ दिया था, वो सब अब इसके खिलाफ थे। खुद जयचंद जो एक बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी
संयुक्ता को भगा लाया था जी। अब संयुक्ता को कैसे भगाया था वो पूरी की पूरी स्टोरी आप कंप्लीट बैच में देखेंगे, जहां मैं हिस्ट्री की क्लास लेता हूं, ठीक है। अगर आपके मन में ये लग रहा है कि हाँ ये स्टोरी तो सुननी है, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नया बैच जो आएगा उसकी भी कॉस्ट बहुत कम होगी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गया। सिर्फ हार गया ये बात नहीं है, इस युद्ध ने इतिहास को चेंज कर दिया। इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी जी। मुस्लिम साम्राज्य की नींव, भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव किस लड़ाई में डली थी? तराइन की दूसरी लड़ाई में। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ये शायद एसएससी एमटीएस में आया था कि मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता किस युद्ध ने खोल दिया? तराइन के दूसरे युद्ध ने। इसके बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। देवगिरी का पुराना नाम दौलताबाद नहीं है, दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी है। वॉल्यूम मैं कम नहीं, वॉल्यूम आप कम कर लो। तो मैंने आपको बता दिया साहब, देवगिरी पहले नाम था, फिर दौलताबाद हुआ। तो ऐसा है जी, आज हमने सिर्फ एक झलक देखी है स्टैटिक जीके की, ठीक है। ये पहला पार्ट था हमारा। दूसरा पार्ट कल फिर मैं लेकर के आ रहा हूं, सेम टाइम सुबह 8 बजे। कल फिर हम दूसरे पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके में हम युद्ध पढ़ रहे हैं, आगे फिर बहुत जल्द अगले टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। शुरुआत में क्लास आपकी साइंस की और हिस्ट्री की लगती रहेगी। स्टैटिक जीके में मैं और अजीत फोगाट सर आप लोगों को आगे चलाते रहेंगे जी इसके साथ। बाकी जो टीचर्स होंगे वो आपको समय पे परिचित करवा दिए जाएंगे। पूछना है किसी को इस बैच के बारे में? याद हो गया पूरा डाटा जी? बस यही चाहता हूं मैं। अब तो क्लास समाप्त होने को आई है साहब। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि स्टैटिक जीके के बैच में ना डेली एक ही क्लास लगेगी जी, सिर्फ एक क्लास लगेगी। कोई बड़ा नहीं है यार, 25 दिन का सिलेबस है इसका। देखो आप लोग, 25 दिन में कंप्लीट स्टैटिक जीके करवा दी जाएगी। डेली एक ही क्लास लगेगी लेकिन, ठीक है। माउंटेन रेंज बहुत जल्द होगा जी, ठीक है। और एक नए तरीके के साथ होगा, पर्वत श्रृंखलाएं। बस थोड़े दिन वेट कीजिए आप लोग, आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा पर्वत श्रृंखलाओं के साथ जी। कल सेम टाइम में क्लास लेकर के आऊंगा, और जो इसमें 31 रुपए वाले बैच के स्टूडेंट हैं उनकी भी क्लास होगी इवनिंग को, ठीक है, हिस्ट्री की क्लास। ठीक है जी, थैंक यू।